हेलो छात्रों, नमस्कार सभी को। मैं पवन तिवारी, जो पिछले लोक सेवा आयोग की भर्ती में मेरा सिलेक्शन 17 रैंक पर हुआ है और आज मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हूँ और अच्छी रैंक आने का ये फ़ायदा रहा कि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो मैं भी चाहूँगा कि जो आज के समय में वर्तमान में जो ये वैकेंसी आई है लोक सेवा आयोग की, इसमें आप भी सफल हों और सिर्फ सफल ना हों बल्कि एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो और आप भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट पाएँ। तो छात्रों, ये तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रामर के बारे में तो मैंने पिछली वैकेंसी में आपको बताया, लेकिन लिटरेचर पार्ट का कैसे तैयारी इसकी करें, कैसे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, ये सारी जो है एक प्लान के साथ सारे पॉइंट जो हैं लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय बताना चाहूँगा कि छात्रों, मेरी जो है लिटरेरी एम्पायर चैनल जो है मेरा यूट्यूब पर चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उस पर एक्टिव तो नहीं रहता हूँ। लेकिन मैं टीचमेंट एप्लीकेशन पर मेरी क्लास चलती है, टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों चलती है। टीजीटी की क्लास जो है मैं शाम को चलाता हूँ 7 से 9 बजे तक, और एलटी ग्रेड जीआईसी की क्लास जो है सुबह 4 से 6 तक चलती है छात्रों। और दोनों क्लासेस जो है रिकॉर्ड हो जाती हैं, चाहे जब देखें आप रिकॉर्डिंग उसकी रहती है। और एक बेहतरीन क्लास का प्लेटफॉर्म मैंने प्रिपेयर किया है, जिसके लिए मैंने 20 जुलाई से डेमो क्लास स्टार्ट करके 5 अगस्त तक मैंने डेमो दिया, जिसमें अब तक लगभग 100 से अधिक छात्र मेरी क्लास पेमेंट करके ले रहे हैं, और जिसको मैं पूरे प्लान से ऐसे चला रहा हूं जिससे कि निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन दे सके। तो छात्रों, ये मेरा सबसे पहले जो मेरा प्लेटफॉर्म है टीचिंग का और आपके सपोर्ट के लिए, वो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद छात्रों, आज जो सबसे मेन मुद्दा है वो है लिटरेचर और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। तो छात्रों, लिटरेचर के लिए एक गाइड आप सोचें कि लेके हम उसी से सिलेक्शन ले ले, तो ये आपकी भूल है। पूरे यूपी के पास, सब लोगों के पास अरोड़ा और रंजीत या प्रवालिका की किताबें रहती हैं, सबकी पहुंच में है। तो छात्रों, सिर्फ इससे हो जाता तो सबका सिलेक्शन हो जाता? नहीं, सिलेक्शन आपका तब होगा, उसको आधार बनाइए, लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक को अपने सामने रख कर उसको पढ़िए, लेकिन टेक्स्ट बुक से वेरीफाई करके। विभिन्न किताबें, विभिन्न उसके आंसर, तरह तरह के आंसर, तरह तरह के ऑब्जेक्टिव्स। तो इसलिए छात्रों, इस तरह की विसंगतियों से बचने के लिए मैं आपके लिए एक प्लान लेकर आया हूँ, जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर को बहुत ही आसानी से डिस्क्रिप्टिव पेपर को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। छात्रों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप आज तक आपने दिया ही है। तो मैंने पिछली वीडियो में ग्रामर के बारे में बताया कि कैसे क्लास आपको कैसे क्वालिफाई करने। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जो टीजीटी की तैयारी किया है वो भी क्वालिफाई कर पाएगा, कर लेगा। और रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए मैंने जो किया था, मैंने यही किया था, पिछले लोक सेवा आयोग के 20 साल के क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया था, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन उत्तर प्रदेश, यही 2 चीज़ें मैंने पढ़ा था, और करंट के कुछ चीज़ें पढ़ा था। मेरे जो है 30 में से 16 क्वेश्चन सही सही मुझे मिले थे, और इंग्लिश में मेरा अच्छा था, मेरा विषय था, लगभग 112 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। तो टोटल मिलाकर ये सब जो मुझे मिला, उसमें मुझे 17 रैंक पूरे यूपी में आई। तो छात्रों, मेरे कहने का मतलब ये है कि बेहतरीन तैयारी करोगे तो पेपर देखते ही आपको लगेगा कि पेपर में कुछ है ही नहीं है, बहुत सरल आया है, पेपर में मुश्किल है कि सब सेलेक्ट हो जाएं। पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस वो आपके लिखने के तरीके, आपकी समझ, आपके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर कराया जा रहा है। आपकी समझ कैसी है, आपका कि व्यक्तित्व कैसे है, आपके समझाने का तरीका क्या है, तो वो आपके रिटन एग्जाम के माध्यम से सब क्लियर हो जाएगा छात्रों। तो इसीलिए ऐसा कराया गया है। दूसरी चीज़, जिन लोगों के मन में भ्रम है, डर है, वो बिल्कुल न डरें। ये 2 पेपर कराने से आप अगर पढ़ने वाले हो तो आपको 2 मौका मिल रहा है। एक तो आप रिटन में मान लो 15 गुना बुलाया जा रहा है, मान लीजिए 1 ही गुना बुलाया जाता, माने कि एक ही बार में रिजल्ट ऑब्जेक्टिव से हो जाता, तो हो सकता है कम नंबर में आप बाहर हो जाते। तो ऐसे छात्र को एक मौका और दिया जा रहा है। 15 गुना बुलाकर छात्रों को अधिक से अधिक मात्रा में छात्र बुलाए जाएंगे, जो थोड़ा कमज़ोर भी हैं, जो एक बार में रिजल्ट आने पर वो बाहर हो जाते, उनको एक मौका और दिया जा रहा है कि रिटन एग्ज़ाम में अपने भाग्य को आजमाएं। तो ये तो अच्छी बात है, ये गलत थोड़ी है। तो रिटन एग्ज़ाम में सिर्फ आपका तजुर्बा अगर आपका है तो आप बेहतर प्रदर्शन करोगे छात्रों, उसी के लिए हम अपना प्लान लेकर आज आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव को कैसे क्वालिफाई करें, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए।
मेरे जो तैयारी कराने का जो जरिया है, मैं जो अपनी कोचिंग में कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव थ्रू डिस्क्रिप्टिव। मैं जो है क्लास पढ़ाने से पहले एक दिन पहले स्टूडेंट्स को नोट्स उसकी प्रोवाइड करा देता हूँ, नोट्स दे देता हूँ एक दिन पहले। मुझे मान लो रिफॉर्मेशन पढ़ाना है, मुझे रेनेसा पढ़ाना है, तो उसकी डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल व्याख्या सही संक्षेप में एग्जैक्ट चीज़ें मैं दे देता हूँ। उसके बाद वो एक बार पढ़ते हैं और अगले दिन मैं उसको व्यवहारिक ढंग से पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ, जिससे कि एक एक पॉइंट उनकी समझ में आ जाता है। और इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज़ करता हूँ, एक बार उसको एक्सप्लेन करता हूँ इंग्लिश में फिर हिंदी में, जिससे कि उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। छात्रों, एक चीज़ हमेशा ध्यान दिए रहिएगा, मेरा मत है कि किसी भी चीज़ का गहन अध्ययन अपने मातृभाषा से बेहतर किसी लैंग्वेज में नहीं हो सकता है। तो डीप लैंग्वेज, डीप अध्ययन करना है, डीप स्टडी करना है तो अपनी मातृभाषा का सहारा जरूर लें, अपनी भाषा का सहारा जरूर लें छात्रों। ये मैंने यूज़ किया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव बुक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन बात रही डिस्क्रिप्टिव की, तो मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव थ्रू डिस्क्रिप्टिव। मैं जो है नोट्स तैयार कराता हूँ, उसमें पॉइंट पॉइंट को अंडरलाइन कराता हूँ कि ये पॉइंट है इसका, जैसे कि उसकी वर्जिन, इंट्रोडक्शन, क्वाइन किसने किया, पॉपुलराइज किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया, कहाँ किया, इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कराता हूँ। ठीक है, और वो किस में रहता है, डिस्क्रिप्टिव में रहता है। तो डिस्क्रिप्टिव थ्रू ऑब्जेक्टिव थ्रू डिस्क्रिप्टिव, ये जो अभी से प्लान तैयार करेगा वही डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वालिफाई हो सकता है। अगर सोचे कि सिर्फ मैं अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ूं तो लास्ट में 2 मंथ आपको मिलेगा, जब तक आपका रिजल्ट प्री का नहीं आ जाता आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप उतना डीप नहीं पढ़ सकोगे। जब रिजल्ट आएगा तब आप डिस्क्रिप्टिव बेहतर ढंग से पढ़ोगे, तब तक समय उतना रहेगा, मात्र 2 या 2.5 महीने का टाइम मिलता है। एग्ज़ाम मैक्सिमम लास्ट नवंबर या फिर स्टार्टिंग हाफ ऑफ दिसंबर, यही एग्ज़ाम डेट है आपकी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 4 मंथ छात्रों। तो ये 4 महीने आप अपने को रिजर्व कर लीजिए, सारी रिश्तेदारी, घूमना फिरना, समाज, सब से थोड़ा सा अपने को अलग कर लीजिए। मैंने भी किया, मैंने सफलता ली। मैं जो है प्राइवेट 8 से 7-8 साल 10 साल पढ़ाता रहा, नहीं हो रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के 4 महीने के लिए मार्च में एग्ज़ाम की एड आया मार्च में, और 2018 में, और जुलाई में एग्ज़ाम हो गया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, माने 3-4 महीने का टाइम मिला, लेकिन 3-4 महीने मैंने सबसे अपने को बिल्कुल सेपरेट करके तैयारी की और सिलेक्शन मिला। तो छात्रों, कहने का मतलब है कि कोई चीज़ कठिन नहीं है, आपका दृढ़ संकल्प, आपका जुनून आपको सफलता निश्चित दिलाएगा। अब उसके बाद आता है प्लान। क्या प्लान करें कि हमको एक बार में सफलता मिल जाए छात्रों। तो प्री निकालने के बाद जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसमें पेपर कैसे आता है, मैं छात्रों सबसे पहले उसको बता दूं तो लिखने का तरीका बताऊंगा। जो ऑप्शन माने कि 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, ए, बी और सी। ए, बी और सी में डिवाइड रहेगा आपका पेपर, जिसमें ए पार्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, ए में राइटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। राइटर जैसे ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, राइट नोट ऑन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो सब बताइए, इस तरह के क्वेश्चन राइटर से रिलेटेड आएंगे। उसके बाद जो बी पार्ट होगा, जिसमें कि आप जो है राइटर से रिलेटेड यानी कि 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में, तो इस तरह 25 नंबर का ये हो गया। उसके बाद छात्रों फिर बी सेक्शन जो रहेगा, बी सेक्शन में जो लिटरेरी टर्म्स है उसके क्वेश्चंस आएंगे, यानी पार्ट 1 सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद जो थोड़ा सा ब्रीफ क्वेश्चंस रहेगा, माने कि आपको उससे छोटा क्वेश्चन जो लिखना है तो वो आपके लिटरेरी टर्म से आएंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि रिफॉर्मेशन का प्रभाव लिटरेचर पर क्या पड़ा, व्हाट इज इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑफ रेनेसा ऑन लिटरेचर, ये पूछ लिया। तो ऐसे संक्षेप में एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, उस पर क्वेश्चन करना है। उसके बाद छात्रों सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में जैसे 4 फिगर ऑफ स्पीच दे दिया, चारों को इन्होंने कह दिया डिफाइन दीज फिगर ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स, तो 4 जितने देंगे उतने के उतने आपको करना है। ठीक है, फिर कुछ लिटरेरी टर्म जैसे कैटास्ट्रॉफी है, कनकॉर्ड है, एसोनेंस क्या है, स्लीप क्या है, एसाइड, सॉलिलॉकी, ये सारी चीज़ों पर क्वेश्चन बनता है। फिर इस तरह के आपके आएंगे करीब जो है 5-6 क्वेश्चन, सबके सब करने हैं। फिर उसी में हाफ जो है ग्रामर रहेगा, नरेशन रहेगा, जो मिक्स नरेशन ज़्यादा आता है, वॉइसेस रहेगा, और कुछ चीज़ें हैं जिसके जैसे रिपोर्टिंग
डायरेक्ट स्पीच दे दिया उसको इनडायरेक्ट में करना है, और पैसेज भी रहता है छात्रों। तो ग्रामर का पोर्शन भी पूरा आता है, आधा लिटरेचर और आधा ग्रामर आता है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब बात आती है कि कैसे लिखें कि एक बार में चयन हो जाए छात्रों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रश्न जो पूछता है, प्रश्न का आप जितनी लाइनें लिखिए, हर लाइनें उस प्रश्न का जवाब होना चाहिए। कोई भी लाइन ऐसा ना लिखिए जो कि रिपीट कर दें। एक ही क्वेश्चन के आंसर में आप उसी को 2 बार 3 बार लिख रहे हो। मतलब कि कुल मिला के आपकी गंभीरता एग्जामिनर को दिखनी चाहिए। आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी गंभीरता, उनकी नज़र में आप ये ना दिखें कि आप कॉपी भरने के उद्देश्य से हो। उनकी नज़र में आप ये ना दिखें कि आप एक ही शब्द को बार बार लिख रहे हो, आपके पास शब्दकोश कम है, आप बार बार वही लाइन लिख रहे हो, आपके पास लाइन कम है, एक्सप्लेनेशन कम है, आपके पास जो है व्याख्या कम है। ये चीज़ें आप वेरीफाई ना होने दें, इसकी पुष्टि ना होने दें। तो ये जो है क्या करेंगे, आप जो है जिस लाइन को लिखेंगे बिल्कुल कोटेटिव लाइन लिखेंगे। कहने का मतलब आप नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए छात्रों, और आपकी नोट्स जो होगी बिल्कुल ठोस होनी चाहिए। आप नोट्स अपनी बहुत लॉन्ग मत बनाइए, लॉन्ग बनाओगे तो आपका फिर वो क्वेश्चन ठोस कम रहेगा, व्याख्या ज़्यादा रहेगी। यहाँ जो है आपको स्पेस उतना ही मिलेगा जितना वर्ड का आंसर उनको चाहिए। तो छात्रों, आपको संक्षेप में कहने का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन 3 से 3.5 पेज तक बनाइए, शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 पेज का या 2 पेज मैक्सिमम बनाइए। व्याख्या जिसकी पूछेंगे वो तो जितनी डिफिनीशन है और 1-2 एग्जाम्पल उतना ही चलेगा, उसमें कोई वो नहीं है कि आप भरें, चाहे शब्द कम पड़ गए पूरी व्याख्या आपने कर दी तब भी आप भरते रहो, तो इस पर नंबर नहीं मिलेगा। ये भी मेरी बात ध्यान से सुने। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आप उसमें सरल इडियम फ्रेजेज भी यूज़ कर सकते हो, खास करके पंक्चुएशन अगर आपने गलत किया तब भी नंबर कटेगा। ग्रामर, सेंटेंस जो है वो भी बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। सब चीज़ों को देखा जाएगा उसमें। सबसे ज़्यादा सुंदर तरीका ग्रामर का रूल जो है देखने का किसमें है जानते हो? डिस्क्रिप्टिव में है। डिस्क्रिप्टिव में स्पष्ट पता चल जाता है कि क्या क्या आपको आता क्या नहीं आता। सीबीएसई बोर्ड में देखिए ग्रामर का रूल कम, उसमें डिस्क्रिप्टिव में ग्रामर को आंकने का या मूल्यांकन करने की विधि ज़्यादा लगाई जाती है। तो छात्रों, आपके रिटन में ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं पंक्चुएशन गलत तो नहीं लगा रहा, मेरा सेंटेंस जो है कहाँ कौन सा सेंटेंस हमको रखना चाहिए वो गलत तो नहीं। उसके बाद आइडिया जो है वो भी अरेंजमेंट के साथ होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो विचार है, ये नहीं कि आप किसी टॉपिक की बात एक लाइन में किए, फिर तीसरे टॉपिक की बात उस दूसरी लाइन में कर दिए, चौथे टॉपिक की बात तीसरी लाइन में कर दिए और फिर पहला टॉपिक पे आ गए। इससे भी नंबर कटेगा। नंबर आपका एक टॉपिक, एक थॉट, एक आइडिया पर बात पूरी होने पर पैराग्राफ चेंज कर देंगे। पैराग्राफ कैसे चेंज किया जाता है? लाइन अधूरी छोड़कर फिर आप थोड़ा सा छोड़कर अगला पैराग्राफ शुरू करें। मतलब कि आपके लेखन की क्षमता पैराग्राफ वाइज होना चाहिए, ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए, पंक्चुएशन पूरे सेंटेंस में वेल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अपने जगह पर होना चाहिए। कंक्लूजन ना तो इंट्रोडक्शन में आने पाए और ना इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में जाने पाए। छात्रों, इंट्रोडक्शन के बाद ही उसी में इंट्रोडक्शन में ही वर्जिन दी जाती है कि उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई। इंट्रोडक्शन का मतलब है पूरे का लेखा जोखा संक्षेप में, उसके बाद डिटेल बीच में रहेगा, उसकी बॉडी डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद लास्ट में उस सब का निचोड़ रहता है। छात्रों, इस ढंग से आपको लिखना चाहिए। हेडिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कोटेशन वगैरह हाईलाइट आपको कर देना चाहिए, जिससे कि जो है एग्जामिनर का पूरा ध्यान आसानी से उस पर चला जाए और आपकी कॉपी को जांचने में आसानी हो। दूसरी बात छात्रों, आप भी मान लीजिए कोई भी हाई स्कूल की कॉपी जांच रहा है, इंटर की कॉपी जांच रहा है, जब आप देखते हो कि कोई बच्चा जानबूझकर कॉपी भरा है और आंसर जो है इधर उधर किया है, तो आप चिढ़ जाते हो, नंबर कम कट जाता है। लेकिन उसको पढ़ने में आपके शब्द अक्षर आसान रहेंगे। पढ़ने में अगर आपके सेंटेंस को, आपके वर्ड को, स्पेलिंग को पढ़ने में भी उसको समस्या एग्जामिनर को होती है तो बिल्कुल नंबर कटेगा। मतलब आपको समझने में आपने क्या लिखा उसको पढ़ने में एग्जामिनर को बिल्कुल इजी महसूस होना चाहिए।
और शुरुआत के जितने ठोस हमने कहा स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। मतलब आंसर की शुरुआत बिल्कुल ठोस चीज़ों से आप शुरू करें। ये नहीं कि आप बिल्कुल सिंपल चीज़ों से जो उस प्रश्न का उत्तर ना हो उससे आप शुरू कर रहे हो, बीच में आपने ठोस चीज़ें डाला, लास्ट में डाल दिया। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग आपकी बिल्कुल वेल एक्सप्लेन्ड और इफ़ेक्टिव इम्प्रेसिव होनी चाहिए स्टार्टिंग, और कंक्लूज़न भी इसी तरह से होना चाहिए। तो छात्रों, आपको सिलेक्शन लेना है तो 2 मौका आपको मिल रहा है इसमें। एक ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए आप छट रहे थे तो 15 गुना बुलाने पर आप फिर से आ गए। अब मौका मिला है, आपने कम क्वेश्चन किया तो आप जो है रिटन में वो पूरी अपनी एनर्जी झोंक दीजिए, अपनी राइटिंग बेस्ट रखिए। कर्सिव राइटिंग इज़ द बेस्ट। नहीं कर्सिव बनता तो प्रिंटेड टाइपिंग ठीक है, जो आप जिसमें फ्लो आपकी बने वही लिखिए, ठीक है। दूसरी बात छात्रों, आप अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए कि मेरा जो है डिस्क्रिप्टिव रॉन्ग है, डिस्क्रिप्टिव में मैं निपुण नहीं हूँ। अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से तैयार करें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ना पढ़ें। हम अपनी क्लास में वही चला रहे हैं। आप मेरे ग्रुप की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाएंगे, और वहाँ से आप ग्रुप में आकर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी क्लास का डेमो देख सकते हो, टीजीटी पीजी और ये एलटीजीआईसी दोनों का। तो छात्रों, मैंने जो डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताया ये भूलना नहीं है। लास्ट में एक पैसेज भी रहता है, पैसेज। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहेगा, वही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप बार बार सुने हो। जैसे देखो, आपने अभी पिछली बार प्रवक्ता में आया था कि ट्रेजिक हीरो ऑफ शेक्सपियर, राइट ए नोट ऑन ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजिडी। अब बोलो, इसको बीए से लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, बीए में पढ़ा, एमए में पढ़ा, उसके बाद कैथारसिस पूछा है। देखो फिगर ऑफ स्पीच, उसमें क्या पूछा गया था? ऑक्सीमोरन की डिफिनीशन, एग्जांपल, पर्सनिफिकेशन, मेटोनिमी, सिनेक्डोकी, एंटीथेसिस। बोलो कौन नहीं सुना इसको? तो कहने का मतलब जो 7 शुरुआती की डिफिनीशन 30-35 होती हैं, वो सब बेहतरीन से, मतलब कि फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन, वो फिगर ऑफ स्पीच को प्रिपेयर कर लीजिए। बाइबल वगैरह के बारे में चर्चा, थोड़ा सा संबंधित जानकारी कर लीजिए। उसके बाद अभी से ही अगर आप डिस्क्रिप्टिव को माध्यम बना लेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी छात्रों, सिर्फ लिखने का तरीका देखना पड़ेगा बस। वो हम एग्ज़ाम से पहले 2 महीने की फिर स्पेशल क्लास चलाएंगे, 4 घंटे डेली सिर्फ लिखना सिखाएंगे, जो अभी हम बता रहे हैं इस तरह से। अगर जैसे मैंने बताया आप उस तरह से कंप्लीट तैयारी करते हो, तो इस तरह जो है आप सिर्फ ना कि सिलेक्शन, बल्कि आप अपने पूरे उत्तर प्रदेश में एक अच्छी रैंक के साथ अपना स्थान प्राप्त कर सकते हो, एक सीट आपकी श्योर है। तो छात्रों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें प्री एग्ज़ाम टफ नहीं है। आप टीजीटी प्रिपेयर्ड हो या इसको एक बार ऑब्जेक्टिव सबके पढ़ लेते हो, और लिटरेरी टर्म किसने क्या कॉइन किया, किसने ओरिजिनेट किया, किसने पॉपुलराइज किया, ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हो तो ये क्लियर हो जा रहा है। उसके बाद वही सिलेबस रहेगा, उसी सिलेबस से स्टार्टिंग में लॉन्ग क्वेश्चन राइटर से, उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म से, उसके बाद जो है फिगर ऑफ स्पीच से, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में ट्रांसलेशन रहेगा, उसी में टेंस भी पूछा जाएगा, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, ये भी आपके सिलेबस में है। एसे राइटिंग आ सकती है, रिपोर्ट राइटिंग किसी टॉपिक पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका पैसेज रहेगा। तो सबसे पहले अपने मन का डर निकाल दीजिए छात्रों। कई लोग पूछते हैं सर डिस्क्रिप्टिव तो हम आज तक एक ही वाक्य का लिख ही नहीं पाते, छोटे छोटे वाक्य शुरू करिए। आई प्ले इन द फील्ड, आई प्ले विद माई फ्रेंड इन द फील्ड, आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड इन द फील्ड, आई ड्राइव ए कार, आई ड्राइव ए रेड कार। मतलब इस तरह सेंटेंस को बढ़ाइए, उसके क्षेत्र को बढ़ाइए, लेकिन ग्रामेटिकली टेंस आपको आए। पूरा ग्रामर पढ़ते पढ़ते, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते पढ़ते, मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बेस्ट डीजीपी ग्रामर बुक में दिया है, वहाँ से तैयार कर लेंगे। लिटरेचर की बात क्या है, सिलेबस अपने दीवार पर सामने चिपका दीजिए सिलेबस। उसके बाद जो है मैंने जीएस को भी कैसे तैयार करना है, या कहीं ना कहीं आप थोड़ा छोटी मोटी बैच ले लीजिए, उसको अपना पढ़ना हो तो जीएस भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और उसके साथ जो हमने बताया कि लोक सेवा आयोग की पिछली भर्तियों का जरूर पढ़िए, और यूपी विशेष पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया प्रिय आपका जीएस। और उसके बाद जो है अपना विषय, उस पर अपनी कमांड बना के रखिए छात्रों। तो कहने का मतलब हमारा एक सेंटेंस में पूरा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्टिव थ्रू डिस्क्रिप्टिव,
डिस्क्रिप्टिव एक पेज लिखिए, उसमें जो है जितने पॉइंट हैं ऑब्जेक्टिव के उसको बाहर करिए कि ये आ सकता है, वो आपके काम आएगा। ठीक है छात्रों, तो इस तरह से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से होगी, इसमें किसी भी तरह से समस्या नहीं होगी और आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है छात्रों, तो आज का वीडियो हम इसी पर क्लोज करते हैं और अंत में एक बार ज़रूर आपसे कहेंगे, हाँ एक क्वेरी और आई थी कि कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि सर हमारे मार्कशीट में डिग्री में सिर्फ इंग्लिश लिखा है। आप परेशान ना हो, मेरे भी मार्कशीट में सिर्फ इंग्लिश लिखा था, लेकिन उन्होंने एक लेटर दिया था, इसको जाइए लिखवा के लाइए कि हमने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। तो हम गए वहाँ यूनिवर्सिटी में, वहाँ से उन्होंने लिख के दे दिया, लेकर ला के जमा कर दिया, हो गया सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए क्यों परेशान। अब हाँ, अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा है तो इसमें मान्य नहीं है, लैंग्वेज वालों को नहीं मान्यता है, इसमें लिटरेचर चाहिए उनको। तो छात्रों लिटरेचर की ये समस्या दूर हुई। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि सर 2 साल मैंने इंग्लिश पढ़ा है, 2 ही वर्ष मेरा है, फाइनल में नहीं है। तो छात्रों जो डिग्री आपको मिलती है तो वो तीनों विषय उसमें लिखा रहता है, वही डिग्री मान्य है। तो जो आप पढ़े हो, 2 साल भी पढ़े हो, तो क्या एड में कहीं लिखा है क्या कि तीनों वर्ष आपका जो है ये विषय होना चाहिए? उसमें तो है कि इस विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में ये विषय आपका हो। आपकी क्या केवल फाइनल मार्कशीट मांगते हैं ना, आपकी तीनों ईयर की मार्कशीट मांगते हैं, यानी कि कितने वर्ष आपने उस विषय को पढ़ा। आपने अगर 2 वर्ष पढ़ा है तो मान्यता है छात्रों। अगर आपको फिर भी नहीं यकीन तो आप लोक सेवा आयोग के विंडो पर जाकर आप इंक्वायरी ले सकते हो, तुरंत आपको बताएंगे कि मान्यता है। ठीक है, फिर भी डाउट है आपको तो एक बार ज़रूर पूछ लीजिए। तो छात्रों डिस्क्रिप्टिव पेपर से बिल्कुल न डरें, ये कुछ नहीं है, कुछ तो है ही है, कंपटीशन तो है ही है, लेकिन फिर जब आप मजबूती से तैयारी करते हो तब कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं, आप पढ़िए मत, आप अच्छी मेहनत करते हो पूरी तरह से। मैंने पहले ही कह दिया कि 4 महीने अपने को सेपरेट कर दो, 4 महीने समझ लीजिए कि आपका ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई समाज है, ना कोई कुछ है। पूरी तरह से आपकी किताबें, आपका टीचर और आप, इन 3 के अलावा कोई नहीं। तो इन 3 के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए छात्रों। आपको मेरी शुभकामना है, अग्रिम शुभकामना। अगली बार हम ज़रूर आपको मिलेंगे जब तो आपका चयन हुआ रहेगा। उससे पहले हम बहुत सारी वीडियोस टॉपिक पर, टीचिंग पर डालते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको तरीका बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव से पहले फिर से एक बार आपसे हम जुड़ेंगे, लेकिन अभी जो मैंने बताया, अभी से ही अपना डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन, ऑब्जेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव का माध्यम बना लीजिए छात्रों, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत प्री के बाद ना करना पड़े। और टाइम ड्यूरेशन जो है अपने स्टडी का बढ़ा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, जिससे कि आपको सिलेक्शन में कोई समस्या ना हो। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ आपको फिर से शुभकामना। हाँ छात्रों, आपको चयन के लिए मेरी अग्रिम बधाई है, पहले से ही बधाई है एडवांस में। आप ईश्वर से ही कामना है कि आप सब लोग चयनित हों, आपकी मेहनत रंग लाए और मेरा जो ये सपोर्ट है आपके काम आए और आप इसका अनुसरण करें और निश्चित ही लाभान्वित होंगे छात्रों। ठीक है।